हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बैंकर्स डायरी यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का द बैंकर्स डायरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल ए के चैप्टर 4 रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई इन द इंडियन इकोनॉमी के बारे में। चलिए देखते हैं इसमें हम लोगों को आगे क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं प्रायोरिटी सेक्टर की डेफिनेशन पे और प्रायोरिटी सेक्टर के रोल पे। तो प्रायोरिटी सेक्टर है क्या? तो जैसा कि वर्ड में मिलता है, बहुत ज़्यादा घुमाते हुए नहीं देखेंगे, फिर भी जो प्रायोरिटी सेक्टर टर्म है वो सबसे पहली बार मोरारजी देसाई, जो कि उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, उन्होंने इस टर्म को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। जब बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गए या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर एक्सपोर्ट्स को उनका बैंक क्रेडिट का फेयर शेयर नहीं मिल रहा था, मतलब बैंक से उनको जितना लोन मिलना चाहिए था वो उनको उतना नहीं मिल रहा था, तो उन सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उनको उन्हीं को बोला गया प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है। उसके बाद 1967 में बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल लाया गया। ठीक है, जिसमें सबसे पहली बार बैंक्स के ऊपर सोशल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आया। उस समय में बोला गया कि बैंक्स जो भी लोन करेंगे, वो लोन जो है या उनका जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज है वो अलाइन होना चाहिए टुवर्ड्स नेशनल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू सोशल कंट्रोल। फिर उसके बाद नेशनल क्रेडिट काउंसिल की मीटिंग हुई जुलाई 1968 में, और उसमें भी ये बोला गया कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं दे शुड बूस्ट देयर इन्वॉल्वमेंट इन फाइनेंसिंग प्रायोरिटी सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो कमर्शियल बैंक है उनको अपना इन्वॉल्वमेंट प्रायोरिटी सेक्टर फाइनेंसिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जिक्र हो रहा है। ठीक है, तो प्रायोरिटी सेक्टर lending comprises only those sectors that have a substantial influence on vast portions of the population, जैसे कि weaker section या फिर sectors that are employment intensive, जैसे कि एग्रीकल्चर या माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से हैं इंडिया में। तो RBI revised priority sector lending guidelines on September 4, 2020 by including bank finance to startups up to rupees 50 crore, loan to farmers for the installation of solar power plant for solarization of grid connected agriculture pumps, and loans for the establishment of compressed biogas plants। यहाँ पर पहली बार आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को रिवाइज किया, मतलब ये सॉरी पहली बार नहीं, ये रिसेंट में रिवाइज किया है 2020 में। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सितंबर 4 2020 में आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग गाइडलाइंस को रिवाइज किया है, और उसमें बैंक फाइनेंस टू स्टार्टअप, यहाँ लिख देता हूँ, स्टार्टअप्स अप टू 50 करोड़, ठीक है, या फिर लोन्स टू फार्मर्स, for the solar power plants for solarization of grid connected agriculture pumps, उसके लिए, एंड लोन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए। इन तीनों चीज को प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड किया सितंबर 4 2020 में। प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरीज, तो प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरीज क्या है ये देखते हैं। एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स एंड वीकर सेक्शन। आपको इसमें से सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरी में नहीं आता है, तो आपको उसके हिसाब से याद रखना है कि कौन कौन से आते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, क्योंकि भारत को जो है वो अपना
फॉरेन करेंसी का जो स्टोरेज है उसको बढ़ाना है, इसलिए एक्सपोर्ट क्रेडिट। एजुकेशन, हाउसिंग को भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रायोरिटी सेक्टर में। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पब्लिक बाथरूम बनाना, बस स्टैंड बनाना, ऐसा कुछ। रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स में भी बहुत कुछ आता है जो हम लोग आगे देखेंगे। और वीकर सेक्शंस, ठीक है, तो इनको याद करना है। अब चलते हैं आगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स क्या है? तो सपोज करते हैं हम लोग कि जो भी लोन्स हैं इसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वन जिसमें आप बोलेंगे प्रायोरिटी सेक्टर, और कैटेगरी टू जिसमें हम रखेंगे नॉन प्रायोरिटी सेक्टर का। तो बैंक्स को सपोज करो बैंक अपना 100% अगर लोन सैंक्शन कर रही है, कोई अमाउंट उसको 100% मान ले, तो मिनिमम कितना प्रायोरिटी सेक्टर में करना, लोन्स करना जरूरी है, उसके लिए भी गाइडलाइंस है भारत सरकार की, आरबीआई की। तो अलग अलग बैंक्स के अलग अलग है, हम लोग देखते हैं पहले। तो सबसे पहले देखते हैं कि डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, सॉरी एक्सक्लूडिंग, जिसमें से आरआरबी नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, तो सिर्फ डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स जिसमें से आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को इंक्लूड नहीं करना है। और फॉरेन बैंक्स विथ 20 ब्रांचेस एंड अबव, ठीक है। तो वैसा फॉरेन बैंक जिसका 20 ब्रांचेस या उससे ज्यादा है भारत में, तो उनके लिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट है 40% ऑफ एएनबीसी और सीईओबीई। एएनबीसी का मतलब होता है एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और सीईओबीसी का मतलब होता है क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट। अच्छे से नहीं दिख रहा है, बैलेंस शीट एक्सपोजर, ठीक है। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर जो है यहाँ पर 40% है। इस 40% में से इसमें सब टारगेट भी है, तो इसमें सब टारगेट है एग्री में 18% जो कि यहाँ लिखा हुआ है, माइक्रो के लिए 7.5% जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और एडवांसेस टू वीकर सेक्शन उसके लिए 12% जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ये टारगेट आपको याद रखना है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने यहाँ पर टेबल को बना दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स ग्रेटर देन 20 ब्रांचेस, ठीक है। तो टोटल टारगेट हो जाता है 40%, जिसमें से एग्री के लिए 18%, माइक्रो के लिए 7.5%। मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको देखते देखते याद हो जाए। और वीकर सेक्शन के लिए 12%, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। अब देखते हैं अगला पार्ट। तो अगला पार्ट है फॉरेन बैंक विथ लेस देन 20 ब्रांचेस। तो यहाँ पर हम लोग उसको लिख देते हैं फॉरेन बैंक विथ लेस देन 20 ब्रांचेस। उसके लिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट क्या है, यहाँ देखिए 40% है, एंड नो सब टारगेट्स, ये कोई सब टारगेट नहीं है, ठीक है। अगला चलते हैं। तो अगला देखते हैं आरआरबी के लिए। तो आरआरबी के लिए टोटल टारगेट जो है वो 75% है। सब टारगेट 18% एग्रीकल्चर के लिए, 7.5% माइक्रो के लिए। यहाँ पर सिर्फ वीकर सेक्शन के लिए 15% है। तो एग्री के लिए सेम 18%, माइक्रो के लिए सेम 7.5%, वीकर सेक्शन के लिए 15%। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक एक्सेप्शन हो जा रहा है पैटर्न को फॉलो नहीं करते हुए। लाइन सीधा आना चाहिए, रेड, हाँ,
अगला देखते हैं, तो अगला है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस फाइनेंस बैंक के लिए टोटल टारगेट है 75%, तो यहाँ लिख देते हैं टोटल टारगेट है 75%। एग्रीकल्चर के लिए 18% है, माइक्रो के लिए 7.5% है, और वीकर सेक्शन के लिए 12% है। तो एग्रीकल्चर के लिए 18%, इसके लिए 7.5% माइक्रो के लिए, और वीकर सेक्शन के लिए 12%। ये टेबल आपको याद कर लेना है, इस टेबल से क्वेश्चन आता ही आता है। आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। तो डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई क्या बोलते हैं, हाँ, डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 3 डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगा। एक मिलेगा प्रायर टू 2020, ठीक है। एक मिलेगा 2020 से 2025 तक, उसके बाद मिलेगा 2025 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो हम लोग तीनों डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है ये पुराना डेफिनेशन है, बिफोर 2020। तो बिफोर 2020 एमएसएमई में दो चीज थे, पहले एक मैन्युफैक्चरिंग था और दूसरा सर्विसेज था। तो दोनों का क्लासिफिकेशन अलग अलग होता था। तो मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो माइक्रो उनको बोला जाता था जिसमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम हो, सर्विसेज में जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम हो। स्मॉल के लिए मैन्युफैक्चरिंग में लेस देन 5 करोड़, सर्विसेज में लेस देन 2 करोड़। मीडियम के लिए मैन्युफैक्चरिंग में लेस देन 10 करोड़ और सर्विसेज में लेस देन 5 करोड़। ये आपको टेबल याद करके रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब 2020 के बाद रिवाइज हुआ डेफिनेशन, तब आया, तब दो कॉन्सेप्ट आया। एक आया इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, और दूसरा आया टर्नओवर का, ठीक है। तो माइक्रो के लिए डेफिनेशन क्या है, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ तो माइक्रो, नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ तो स्मॉल, नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ तो फिर मीडियम। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको देखने में तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। और टर्नओवर का बात करेंगे अगर, तो ठीक इसका 5 टाइम्स कर देना है। अगर माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ है तो टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ होना चाहिए। स्मॉल में अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ है तो टर्नओवर में नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ होना चाहिए। मीडियम में अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़ है तो टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 करोड़ होना चाहिए, 5 टाइम्स। अब देखते हैं बिल्कुल नया डेफिनेशन जो अप्रैल 2025 में रिवाइज हुआ है। यहाँ पर क्या किया गया है, तो यहाँ पर माइक्रो का डेफिनेशन हो गया है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट एक्सीडिंग 2.5 करोड़, और टर्नओवर में वहाँ 5 था, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है। टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़, ओके। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट एक्सीडिंग 25 करोड़, ठीक है, और टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। मीडियम का डेफिनेशन हो गया है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी नॉट एक्सीडिंग 125 करोड़ एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 500 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 4। ये आपको याद रखना है। अगर आप ये डेटा याद रखेंगे तो 2.5, 25 और 125 है, याद सिंपल है। पहला है 2.5, दूसरा है 25 और तीसरा है 125। ये है माइक्रो, ये है स्मॉल, ये है मीडियम। नया पुराना के लिए अगर याद रखना है तो 1, 10, 50, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। हालांकि पुराना तो बहुत कभी पूछा जाता है और अभी ये नया आया है तो इसमें से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसको आपको याद करके चलना है। अब चलते हैं अगले पन्ने की तरफ। अगला पन्ना है रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई। रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एमएसएमई का रोल और सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि एक ही पेन यूज करते करते तो नहीं ठीक है चलता है।
तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ। तो एमएसएमई सेक्टर हैज बीन क्रिएटिंग 11.10 करोड़ जॉब्स, जिसमें से 360 lakh in manufacturing, 0.07 lakh in non-captive electricity generation and transmission, 387.18 lakh in trade, and 362.82 lakh in other services in the rural and urban areas across the country। मतलब ये एमएसएमई का वैल्यू बता रहा है कि कितना एमएसएमई से कितना जॉब्स क्रिएट होता है। तो कितना जॉब्स क्रिएट होता है, ये 11.10 करोड़ कितना जॉब्स क्रिएट होता है। हालांकि ये डेटा पूछा नहीं जाता है तो उसको उतना ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट है ट्रेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर एमएसएमई। ये क्या बोलता है, तो ये बोलता है कि गवर्नमेंट हैज बीन ये टारगेटिंग $1 ट्रिलियन इन एक्सपोर्ट्स बाय फाइनेंशियल ईयर 27। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सरकार ट्राई कर रही है, मतलब ये टारगेट कर रही है, ये टारगेट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक जो एक्सपोर्ट्स है वो $1 ट्रिलियन तक कर देगी, ठीक है। और इस टारगेट के साथ में, मतलब इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट हैज एडेड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स CBFTE scheme to enhance the quality of MSME products globally and increase exports. Now, MSME sector has helped the country to achieve the following objectives. क्या क्या objectives हैं जिसको अचीव करने में मदद मिली है MSME की मदद से? कौन कौन सा टारगेट अचीव हो पाया है, ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाया है, वो देखते हैं। पहला है हाई कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा है सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अर्निंग, तीसरा है लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, फोर्थ इज operational flexibility, location wise mobility, low intensive import, capacity to develop appropriate indigenous technology, import substitution, contribution towards defense production, technology oriented industries and competitiveness in domestic and export markets। ये पॉइंट को ध्यान में रखना है, हो सकता है आपसे पूछ ले, हो सकता है नहीं पूछ ले, चांसेस कम है। अगले पन्ने की तरफ चलते हैं। रिसेंट इनिशिएटिव्स इन एमएसएमई सेक्टर क्या क्या है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस दिस प्रोग्राम इन सितंबर 2014। सितंबर 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो किसी में नए नए आए थे, उन्होंने मेक इन इंडिया लॉन्च किया। और मेक इन इंडिया जितना जरूरी है मैं उतना ही बताऊंगा, ऐसा नहीं कि पूरा, जितना जानना है उतना ही, जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है। मेक इन इंडिया इज बिल्ट ऑन 4 पिलर्स, जिसमें से पहला है न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रा, न्यू सेक्टर्स एंड न्यू माइंडसेट। इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए आपको याद रखना है। फिर से एक बार रिपीट कर ले रहा हूँ, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रा, new sectors and new mindset, okay। Also there is a point that the Make in India action plan aimed to increase the manufacturing sector's contribution to GDP to 25% by 2020-2022। हल पता नहीं है अचीव हो पाया कि नहीं, देखना पड़ेगा। तो मेक इन इंडिया जो प्लान था, जिस समय लॉन्च हुआ था, उस समय इनके टारगेट था कि बाय 2020 या 2022 तक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी, उसको बढ़ाकर 25% तक ले आएंगे, ठीक है। आप सर्च करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में अचीव हुआ कि नहीं। चलते हैं अगले पन्ने की तरफ। अगला इनिशिएटिव है ECLGS, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, जो कि फिलहाल भी बैंक्स में चल रहा है या आया है नया। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ये क्या है, ये फुल्ली गवर्नमेंट बैंक क्रेडिट प्रोग्राम है, जिसको मैनेज कौन करता है, NCGTC, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, ठीक है, कि ECLGS प्रोग्राम को मैनेज कौन करता है, तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी NCGTC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
स्टार्टिंग में जो ECLGS है वो 2020 में लॉन्च किया गया था। उस समय में क्योंकि पेंडेमिक आया था तो लोगों का बिजनेस बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था, तो उस समय फाइनेंशियल एड के तौर पे ये कॉन्सेप्ट लाया गया था कि जिनका जिनका लोन चल रहा है उनको थोड़ा सहायता मिले, तो उनको एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया गया। अभी फिर से ये कॉन्सेप्ट आया गया है वेस्ट एशिया क्राइसिस को देखते हुए। तो अभी जो करंट वर्जन आया है वो है ECLGS 5.0। ध्यान में रखना है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ECLGS 5.0 के बारे में कुछ बता देते हैं। जो प्राइमरी पर्पस है करंट स्कीम का, उसका टारगेट है इंक्रीमेंटल 2,55,000 crore ऑफ क्रेडिट टू प्रिजर्व ऑपरेशनल स्टेबिलिटी, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड सस्टेन डेवलपमेंट। ये पॉइंट की ऑपरेशनल फीचर क्या है, मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या है, अप टू 100 करोड़ पर बोरोवर। क्वांटम ऑफ असिस्टेंस मतलब कितना मिल सकता है, जो उनका क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 25-26 का क्वार्टर 4 मतलब 31 मार्च 2026 का जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसका 20%, जो पीक आउटस्टैंडिंग होगा उसका 20%। गारंटी कवर क्या है, 100% फॉर MSME एंड 90% फॉर नॉन MSME। लोन टेन्योर 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिस्बर्समेंट, और मोरेटोरियम 1 साल का मोरेटोरियम आपको मिलेगा प्रिंसिपल। Next point is Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, the very famous one, CGTMSE। CGTMSE क्या है, तो CGTMSE जो है वो एक ट्रस्ट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME और SIDBI, ठीक है, उन्होंने सेट किया है टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री क्रेडिट टू न्यू एंड एग्जिस्टिंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, मतलब इसका सिंपल सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपको लोन लेना है और आप बैंक्स के पास जाए, आपको बिजनेस के लिए लोन लेना है और आप बैंक के पास जाए, तो बैंक आपको जो पैसा देगी उसके बदले में जो उनको चाहिए सिक्योरिटी के तौर पे, उसको बोलते हैं कोलेटरल। लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति जिसके पास कोलेटरल होगा, कोलेटरल मतलब कि सिक्योरिटी होता है, या तो आप लैंड देंगे, या तो आप कुछ FD देंगे, या तो आप इंश्योरेंस देंगे, कुछ भी। तो अगर आपके पास ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो आपको फिर पैसे की जरूरत क्या है। ठीक है, तो इसी को देखते हुए सरकार ने बोला कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जिनको जरूरत है वाकई पैसे की, जिनके पास नहीं है, तो उनको बोला कि ये जो कोलेटरल है आपको आपसे कोलेटरल नहीं लेंगे। अब बैंक्स को जो सिक्योरिटी चाहिए वो सिक्योरिटी ये ट्रस्ट देगी। तो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है वो है CGTMSE, कि आप कस्टमर को लोन दो, इसकी गारंटी मैं लूंगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अगर वो लोन फेल करेगा तो मैं देखूँ, उनका ये कहना है। ये है CGTMSE। ठीक है, तो जो ECLGS है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, वो टेम्पररी पैंडेमिक क्राइसिस रिलीफ स्कीम है, जबकि CGTMSE जो है वो परमानेंट है। ठीक है, जो कोलेटरल गैप है उसको दूर करने के लिए। मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या है, ₹5 करोड़ पर बोरोवर, गारंटी के बाद अप टू 85%। इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ने को मिलेगा, इसलिए अभी इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखा जाएगा। चलते हैं अगले पन्ने की तरफ। ये है रिसेंट इनिशिएटिव्स इन, हाँ तो ओके वही चल रहा है। अगला पॉइंट है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया जो है वो सरकार ने 2016 में शुरू किया था, जनवरी 2016। मेरा टैगलाइन स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, ये टैगलाइन याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च किया था टू प्रोवाइड अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू दोज हु आर आइदर फीमेल और बिलोंग टू SC/ST कैटेगरी, इन्हीं दो के लिए। ठीक है, these individuals are given special loans ranging from 10 लाख to 1 crore at low interest rate, स्टैंड अप इंडिया में। अगला है PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये जो प्रोग्राम है ये पहली बार यूनियन बजट 2021-2022 में लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था विद 1.97 लाख करोड़ बजट, जिसमें 13 चैंपियन सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल, स्टील, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
और क्या क्या स्कीम है, अदर स्कीम टू प्रमोट एमएसएमई, वो देख लेते हैं। सबसे पहला है उद्यमी मित्र पोर्टल, आपको याद रख लेना है किस लिए है। उद्यमी मित्र पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय सिडबी टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड हैंड होल्डिंग सर्विसेज टू एमएसएमई। ठीक है, अगला है एमएसएमई संबंध, टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एमएसएमई बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये एमएसएमई संबंध था। एमएसएमई डिलेड पेमेंट पोर्टल, दिस विल empower micro and small entrepreneurs across the country to directly register their cases relating to delayed payment by central ministries, department, CPSE and state government। मतलब अगर आपका कोई माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस आप चला रहे हैं और आपका पेमेंट डिले हो रहा है, पेमेंट मतलब किसी कस्टमर का पेमेंट नहीं, पेमेंट बाई सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, CPSE एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर इनसे किसी पेमेंट लेट हो रहा है तो आप इस पोर्टल पे कंप्लेन कर सकते हैं। Digital MSME scheme, it involves usage of cloud computing where MSME use internet to access the common as well as tailor-made IT infrastructure। अगला है स्कीम फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति, इसका फुल फॉर्म याद करके जाइएगा, इसका फुल फॉर्म पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ, ये फंड ये हो गया रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ठीक है, इट ऑर्गेनाइजेज ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज एंड आर्टिजन्स इनटू क्लस्टर टू मेक देम कॉम्पिटिटिव बाय एनहांसिंग देयर मार्केटेबिलिटी एंड इक्विपिंग देम विद द इंप्रूव्ड स्किल्स। मतलब स्फूर्ति क्या करता है, वो जितना भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है या फिर आर्टिजन्स है उनको एक जगह पे लाता है जिससे कि उसमें कॉम्पिटिटिवनेस आए, उनका मार्केटेबिलिटी भी बढ़े, स्किल्स कंपटीशन के चलते स्किल्स भी इंप्रूव हो। अगला है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसका भी फॉर्म याद करके जाइएगा, पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या कहता है, क्रिएट्स न्यू जॉब्स एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, फैसिलिटेट्स इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशंस। इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहिए क्योंकि कितना कुछ हो रहा है वो तो सबको पता ही है। इसमें लिखा है कि ये नया जॉब क्रिएट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करता है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देता है, कल्चर और इनोवेटिव बिजनेस को फैसिलिटेट करता है, इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशन को फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट इज नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस प्रोग्राम, NMCP। ये क्या है, तो NMCP लाया गया था टू डेवलप ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस अमंग इंडियन एमएसएमई बाय इंप्रूविंग देयर प्रोसेस, डिजाइन, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट एक्सेस। ठीक है, ये आप बस ध्यान में रखिएगा कि क्या है, हो सकता है पूछते, हो सकता नहीं पूछे। नेक्स्ट है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, CDP, MSc CDP। ये क्या है, adopts cluster development approach for enhancing the productivity and competitiveness as well as capacity building of MSME। Next is credit links capital subsidy scheme, CLCSS, full form याद करके जाइएगा। It is operational for upgradation of technology for MSME। इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट शायद ही मिलेगा, अगर आप इतना कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको एक ही काम बचता है और वो है द बैंकर्स डायरी को सब्सक्राइब करने का, वीडियो को लाइक करने का। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर पे जिसमें आपको डाउट्स है किसी भी बुक से, JIB के लिए हो या CIB के लिए हो, आपको किसी भी चैप्टर का अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। जितने ज़्यादा लोग दिखेंगे उतना मैं इंस्पायर होऊंगा और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।